नमस्कार। तो आज अपने राजनीति विज्ञान में आज का अपना टॉपिक रहेगा राज्य सरकार। ठीक है, कमेंट आ रहे थे कि सर पहले राजस्थान की पॉलिटिक्स करवा दो। तो अपने सबसे पहले अपने राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य की पूरी पॉलिटिक्स जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद, विधानसभा या विधानमंडल कह दे अपने। तो इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करेंगे तो अपनी स्टेट का भी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का भी हो जाएगा, और नॉर्मली जो अपनी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भी अपने राज्य का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में अपने पढ़े। सबसे पहले बिल्कुल बेस से अपने चलेंगे, बिल्कुल एक एक छोटे छोटे क्वेश्चनों को अपने कंप्लीट करते जाएंगे, यानी कि बिल्कुल जो ढांचे से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिक्स की लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें लैंग्वेज को आपको पकड़ना होगा, यानी कि बिल्कुल बेस क्वेश्चन आ जाए कि सरकार के कितने अंग होते हैं। बिल्कुल बेस क्वेश्चन, सरकार के कितने अंग होते हैं। ठीक है, आपको ये नॉर्मल ध्यान में रखना क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने सबसे पहले सरकार, तो सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। एक तो होती है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ठीक है, कितने अंग होते हैं? 4, 3। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका मुख्य 3 अंग है। ठीक है, और इसमें जो चतुर्थ अंग है वो प्रेस या मीडिया को शामिल किया गया। प्रेस या मीडिया को शामिल किया। तो सरकार के मुख्य 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और चौथा जो वर्तमान में जोड़ा गया वो प्रेस या मीडिया को शामिल किया गया। ठीक है, अब कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका, प्रेस या मीडिया। जो प्रेस और मीडिया के बारे में जो वर्णन है वो अपने अनुच्छेद संख्या 19(1) के बाद कै में, जो अनुच्छेद है वो 19 कै में अपने कह सकते हैं। ठीक है, अब कार्यपालिका यानी कि जो भी राज्य में, ये अपने बोल दे कि केंद्र सरकार में जो भी कार्य प्रणाली है, जो कार्य प्रणाली करती है वो कार्यपालिका करती है। और व्यवस्थापिका जो भी कोई भी नियम बनाएगी वो व्यवस्थापिका बनाएंगी। और न्याय यानी कि न्यायपालिका से संबंधित, यानी कि इसका कार्य क्या होगा, न्याय करना। ठीक है, अब बिल्कुल बेस कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो कार्यपालिका में अपनी राज्य सरकार के अकॉर्डिंग बात करें तो अपना राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। व्यवस्थापिका की बात करें तो विधानमंडल यानी कि विधानमंडल के किसी राज्य में 2 सदन भी हो सकते हैं, कोई राज्य 1 सदनीय भी हो सकता है। और न्यायपालिका में अपने जितना भी उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये सारे न्यायालय इसमें शामिल होंगे। ठीक है, जिला न्यायालय अपने सत्र न्यायालय लिख सकते हैं या अधीनस्थ न्यायालय लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसके आगे पार्ट हैं, यानी कि कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के, व्यवस्थापिका बारे में, विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, और न्यायपालिका उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, मुंसिफ कोर्ट, ठीक है, फौजदारी मामले, यानी कि सारा न्यायपालिका से संबंधित होगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने कार्यपालिका। तो कार्यपालिका, अब कार्यपालिका, सबसे पहले तो कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों? बिल्कुल बेस, तो किसी भी राज्य में या अपने किसी भी देश की सरकार में अगर अपने बात करें, पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जिस एक विभाग की आवश्यकता पड़ती है उसको कार्यपालिका कहते हैं। अब कार्यपालिका कुछ निर्देशित बिंदुओं से कह सकते हैं, अपने निर्देशित व्यक्तियों से कह सकते हैं जिनके अकॉर्डिंग ये चलती है। तो कार्यपालिका के एक बनाया जाता है प्रधान। क्या बनाया जाता है? प्रधान। अब इसमें प्रधान में भी 2 होते हैं, एक तो होता है वास्तविक और एक होता है संवैधानिक।
एक होता है वास्तविक और एक होता है संवैधानिक प्रदान। अब यहाँ पे आपके बस क्वेश्चन स्टार्ट हैं, आपको यहाँ से स्ट्रक्चर पूरी समझनी है, ठीक है। एक तो होता है वास्तविक प्रदान, एक होता है संवैधानिक प्रदान। अब इसमें बिल्कुल बेस क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्रदान कौन है और वास्तविक प्रदान कौन है। तो जो वास्तविक प्रदान है वो तो है सीएम कह दें या अपनी मंत्रिपरिषद का प्रधान कह दें, मंत्रिपरिषद का प्रधान। अब मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है, तो मुख्यमंत्री है। यानी कि भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है उसमें कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान रखा गया है वो मुख्यमंत्री को रखा गया राज्य सरकार में, और केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री को रखा गया। किसको, प्रधानमंत्री को। और जो संवैधानिक प्रधान है वो कौन होगा, राज्यपाल, या अपने इसको गवर्नर कह सकते हैं। कौन होगा, गवर्नर या राज्यपाल, ठीक है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री, या ऑप्शन में मंत्रिपरिषद का प्रधान आ सकता है, और संवैधानिक प्रधान की बात हो तो राज्यपाल। कौन है अभी, राज्यपाल। तो अब अपने सबसे पहले देखेंगे राज्यपाल के बारे में, ठीक है। ये आप उतार लीजिए राज्यपाल के बारे में। आपको वन लाइनर ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आपको नोट्स कंप्लीट करने, ओके। तो अब अपने स्टार्ट करेंगे राज्यपाल। अब ये राज्यपाल क्या, तो राज्यपाल अपने पढ़ा कि जो कार्यपालिका है जिसका संवैधानिक प्रधान नियुक्त किया जाता है वो राज्यपाल होता है, या राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल। अब सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6, संविधान के भाग 6, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें अपने 153 से 159 तक अपने एक बार इसको कंप्लीट करें, ठीक है। वैसे जितनी भी राज्य सरकार के बारे में जितने भी संवैधानिक प्रधान है लगभग वो राज्यपाल से संबंधित है, और पूरे भारतीय संविधान वो राष्ट्रपति से संबंधित है। यानी कि अगर अपने को अनुच्छेद याद करने, यानी कि केंद्र सरकार के अगर आपको अनुच्छेद याद करने तो आप राष्ट्रपति की पूरी स्ट्रक्चर को याद कर लो, ठीक है। और राज्य सरकार को याद करना तो आप राज्यपाल की पूरी स्ट्रक्चर को याद कर लो भी ये क्या क्या कार्य करता है और कैसे कार्य करवाता है, क्या निर्देशित करता है। तो आपको पूरा संविधान के अनुच्छेद 395 याद हो सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 153 से 169 तक 59 तक इसका वर्णन है। ये क्या होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ठीक। अब अपनी बात करते हैं इसके पद की व्यवस्था की। सबसे पहले देखेंगे अपने अनुच्छेद संख्या। आप ध्यान में रखना कि जो भाग 6 का वर्णन है वो 152 से 237 तक, जो भाग 6 है उसका वर्णन 152 से 237 तक, यानी कि इसमें पूरा ही राज्य का संविधान है, राज्य का संविधान है। इसमें 152 से 237 तक राज्य के संविधान का वर्णन है। तो अनुच्छेद 152 में तो राज्य की परिभाषा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अनुच्छेद 152 में तो राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद संख्या 152 में राज्य की परिभाषा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राज्यपाल की जो पद की व्यवस्था है वो अनुच्छेद संख्या 153 से स्टार्ट, ठीक है। अनुच्छेद संख्या 153। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे राज्यपाल के पद की व्यवस्था। तो यहाँ पे पद का वर्णन है, पद का वर्णन। अब बिल्कुल बेस क्वेश्चन आएगा कि राज्यपाल के पद की व्यवस्था का वर्णन किस देश के संविधान से प्रेरित है। राज्यपाल की पद की व्यवस्था का वर्णन किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो आपको आंसर क्या करने, सोवियत संघ, या आपको ऑप्शन में रूस मिलेगा, या आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, रूस, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो राज्यपाल के पद की व्यवस्था का वर्णन है वो अनुच्छेद संख्या 153 में है, और कहां से लिया गया, सोवियत संघ यानी कि रूस से।
सोवियत संघ या रूस से, ठीक है। इसको रूस 1991 के बाद में बोलते हैं, ठीक है। पहले इसका नाम सोवियत संघ था, ठीक है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब जब अपना संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद की व्यवस्था का वर्णन नहीं था, यानी कि राज्यपाल के पद का वर्णन यहाँ से लिया गया। अब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब राज्यपाल का पद का वर्णन नहीं था, तो इसके लिए एक संविधान सभा में बैठक आयोजित की गई। अब कई संविधान सभा के सदस्यों ने मत दिया कि राज्यपाल का जो पद है वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव लेके वो राज्यपाल के पद की व्यवस्था का वो निर्देशित था, यानी कि मनोनीत पद की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके लिए एक 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ। आपको पता है कि 7वें नंबर का संविधान संशोधन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल का पद भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राज्यपाल का पद भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। अब इसमें एक लाइन बोली गई थी, सॉरी, क्या लाइन बोली गई थी कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ओके, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पिछली बार एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति को कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन में 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन था निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसी स्थिति होगी, जैसी कोई सिचुएशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग राज्यपाल नियुक्त होगा। हाँ, लेकिन ये कंडीशन है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है, एक ही व्यक्ति को 28 राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी। अब जब एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होगा तो उसको वेतन भत्ता कैसे मिलेगा, है ना। दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि एक ही व्यक्ति जब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनेगा तो उसका वेतन भत्ते कितने, किस हिसाब से मिलेंगे। तो अपने बात करते हैं वेतन भत्तों की, ठीक है। तो जो वेतन का राज्यपाल का वर्णन है वो अनुच्छेद संख्या 153(3) में है, वेतन का वर्णन, ठीक है। और जो वर्तमान में इसका वेतन है वो 3,50,000 रुपये, 3,50,000 है, ठीक है। मात्र मंथली या प्रति माह, ध्यान रखिएगा, प्रति माह इसका वेतन कितना है भी 3,50,000 रुपये है। अब मान लीजिए ये एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, मान लीजिए कलराज मिश्र है जो राजस्थान के राज्यपाल है वर्तमान में, इनको पंजाब का भी कार्यभार संभाल दिया जाए तो इनको वेतन कितना मिलेगा। तो राष्ट्रपति जैसे इसका वेतन निर्धारित करेगा तब इसको इतना ही वेतन दिया जाएगा, चाहे तो उसको 3.5 लाख रुपए दे दिए जाए, चाहे इसको मान लीजिए इसका डबल कर दिया जाए, 7 लाख कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा राज्यपाल निर्धारित करेगा इसको उतना ही वेतन मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये बात विशेष में ध्यान रखनी है कि राज्यपाल के पद की व्यवस्था का वर्णन सोवियत संघ से है, न कि कनाडा से। इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया और एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और ये पिछली बार ऐसे एग्जाम 2018 में पूछा गया है, ठीक है। और राज्यपाल बनाया जा सकता है। और इसका वेतन भत्तों का जो वर्णन है वो 153(3) में है। अब इसको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, तो इसको राज्य की संचित निधि से, ध्यान रखिएगा, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाए। क्लियर है। तो नेक्स्ट अपने अब बात करेंगे इसकी नियुक्ति। अब बात करते हैं नियुक्ति। अनुच्छेद संख्या 155 राज्यपाल की नियुक्ति, बस सीधे लिख लो राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है।
अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। क्लियर है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति क्या सीधे ही किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर देगा या इसको कोई परामर्श लेना पड़ेगा? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राज्यपाल क्या करेगा कि जिस व्यक्ति को केंद्र सरकार क्या करेगी? नामांकित करेगी या निर्देशित करेगी, यानी कि जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित होगा। ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए राज्यपाल का क्वेश्चन आ गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन में दे दे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित होता है, तो ये आंसर राइट होगा। मान लीजिए राष्ट्रपति भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। अब मान लीजिए ऑप्शन आ जाए राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, केंद्र सरकार द्वारा नामांकित। अब नियुक्ति करता है, कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। किसके द्वारा या किसके निर्देश से होती है? केंद्र सरकार द्वारा नामांकित होता है, यानी कि निर्देशित होता है। उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद संख्या 155 में। कौन से अनुच्छेद में है? 155। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है, काफी बार पूछा गया है ये अनुच्छेद। अब अपनी बात करते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। जो कार्यकाल का वर्णन है वो अनुच्छेद संख्या 156 में है। अनुच्छेद संख्या 156 में सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल 5 वर्ष। सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत पे कार्य करता। राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत पे कार्य करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे इसको पद पे बना रह सकता तब तक ये। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहे। अब ये इसका क्या कार्यकाल है? सामान्यतः कितने वर्ष है? 5 वर्ष। मान लीजिए क्वेश्चन आगे राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ऑप्शन में सामान्यतः 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे तो इसमें राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत पे सही उत्तर माना जाएगा। राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत पे सही उत्तर माना जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। अब इसका कार्यकाल समापन कैसे होगा? कार्यकाल समापन तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में एक ऐसा मात्र पद है जिसको हटाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। राज्यपाल का एक ऐसा मात्र पद है जिसको हटाने की कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत पे कार्य करता है। ठीक है। अब इसका पद या तो मृत्यु से खाली हो सकता है या ये त्याग पत्र दे। अब ये त्याग पत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब इसको हटाएंगे कैसे? मान लीजिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। अब इसको अगर बीच में हटाना है तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। उसके लिए क्या आधार होना चाहिए? इसको कैसे हटाया जा सकता है? तो ऐसा कुछ संविधान में अधिकथित नहीं है। इसको राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसे इसको हटा सकता है, कदाचार के आधार पे। ठीक है, जब इसने उल्लंघन कर दिया हो इस आधार पे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है और राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत पे कार्य करता है। नेक्स्ट अपनी देखेंगे इसके पद की योग्यता। पद की योग्यता या संविधान में एक शब्द आता है अर्हता। अनुच्छेद संख्या 157 में अर्हता। ठीक है, ये अपने क्या कह देते हैं? योग्यता या क्वालिफिकेशन। ठीक है, या क्वालिफिकेशन। तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसके पद के लिए मात्र 2 ही योग्यता होती हैं। पहली तो ये भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक।
और दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष आयु। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। इसमें दो ही योग्यताएं होती है, पहली भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो। तो राज्यपाल की जो योग्यताओं का वर्णन वो अनुच्छेद संख्या 157 में है, भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो। नेक्स्ट अपने देखेंगे पद की शर्तें, अनुच्छेद संख्या 158 पद की शर्तें। अब इसके पद के लिए क्या शर्तें, तो पहली जो शर्त है यह है संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं हो, सदस्य नहीं, पहली योग्यता। दूसरी शर्तें में दूसरी, किसी भी लाभ के पद पर न हो, न। और तीसरी, जिसका जन्म है वो भारत से होना आवश्यक नहीं है, इसका जन्म भारत से होना आवश्यक नहीं। यानी कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर ये भारत में जन्मा नहीं है, मान लीजिए पाकिस्तान में जन्मा है, तो इसके पास में वर्तमान में भारत की नागरिकता है, तो इसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है। अब संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पे, अब लाभ का पद कौन सा होता है, तो जितने भी गवर्नमेंट पद है, सरकारी पद है, ये सारे लाभ के पद होते हैं। अगर कोई लाभ का पद है या नहीं, ये निर्धारित कौन करता है, तो ये बात संसद निर्धारित करती है। तो ये इसके पद की शर्तें हैं, यह संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, इसका जन्म भारत से होना आवश्यक नहीं है। अब अपने पढ़ेंगे शर्तों के बाद में शपथ। नेक्स्ट देखेंगे अपने शपथ। शपथ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो शपथ का जो वर्णन है वो अनुच्छेद संख्या 159 159 में 159 में। अब इसको शपथ है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। ठीक है। मान लीजिए वो पद पे नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो शपथ दिला देगा, और वो भी नहीं है तो अन्य तो होते हैं, ठीक है, वो दिला देंगे। अब इसकी जो शपथ का वर्णन है, ध्यान रखिएगा कि इसकी जो शपथ का वर्णन है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है, इसके लिए एक अलग से अनुच्छेद है 159, इसी में राज्यपाल के पद की शपथ की वर्णन है। ओके, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जिस न्यायालय का न्यायाधीश होगा, जिस राज्य में ये राज्यपाल के पद की व्यवस्था यानी कि पद धारण करेगा, उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाएगा। ठीक है। तो ये अपने राज्यपाल के बारे में बिल्कुल बेसिक क्लियर यानी कि बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे, यानी कि बेसिक डिटेल पढ़ी थी। कल अपनी इसकी शक्तियों के बारे में यानी कि कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।